अब बेटा जितना भी दिमाग है सब लगा के आप ध्यान से सुनो, जितना आपके पास दिमाग है, जितनी कैपेसिटी सब लगा दो, ठीक है। अब वैसे बिल्कुल फ्रेश अप हो जाओ बढ़िया से। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि सेल किससे मिलके बना है और आगे जाके क्या बनाएगा, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे हम बोलते हैं सेल, आपको पता है जैसे मोबाइल के वर्जन आते हैं आपको पता है, जैसे आईफोन 13, आईफोन 14 होता क्या है, आप एक ही चीज़ में मॉडिफिकेशन करके नया बनाते हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा कुछ डिफरेंट है पूरा, कुछ नहीं। सिर्फ क्या होता है, एक का मॉडिफिकेशन ही सेकंड होता है, फिर उसका नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या होता है, नेक्स्ट होता है, ठीक है। क्योंकि उनमें सब में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, बस जो ज़्यादा अच्छा होगा वो बाद में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझो कि जो सेल है, सेल क्या था, पहले था प्रोकैरियोटिक। क्या था बेटा, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट में आपका यहाँ पर आता है बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, ठीक है, मेथेनोजन हो गया, ठीक है, मेथानोकोकस हो गया, स्पाइरिलम हो गया, ये सारे कहाँ आएंगे बैक्टीरिया, ये सारे आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक में। अब आपको पता है जब यहाँ पर बैक्टीरिया आ रहे हैं तो ये क्या होगा, लोअर वर्जन होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोकैरियोट में टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन हुआ मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए, अडेप्टेबिलिटी आए, और टाइम के साथ साथ उसमें बदलाव आके वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वो कन्वर्ट हो गया यूकैरियोट्स में। किस में कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोट्स में। एक आपका हो गया प्रोकैरियोट, देन नेक्स्ट हो गया यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स कौन सा है, आपका लोअर वर्जन, ठीक है। अब जैसे हमारा 23 चल रहा है अभी, 23 में सपोज कोई फ़ोन का वर्जन आया X, ठीक है, आप उसे बोल दो प्रोकैरियोट। पर जब 25, 27 में जो नया वर्जन आएगा उसी का X का मॉडिफाइड, X1, X2, X3, X4, वो क्या हो जाएगा, उसको आप कंपेयर कर सकते हो यूकैरियोटिक से। तो आपको ये समझ आ रहा है कि जो टाइम के साथ बदलाव होके मॉडिफिकेशन हुआ, किस में हुआ, प्रोकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन हुआ, और क्या बना, यूकैरियोट, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में आ गया तो सोचो यूकैरियोटिक हम में है, एनिमल्स में है, ठीक है, प्लांट्स में भी है। यूकैरियोटिक किस में है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में, ह्यूमन तक में है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन, कितना ज़्यादा अडेप्टेशन हुआ होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यूकैरियोटिक की बात करें तो अगर एक सेल है तो आपका हो जाएगा यूनिसेल्युलर, अगर एक से ज़्यादा सेल है तो मल्टीसेल्युलर। देखो यूनी और मल्टी का नॉर्मली सबको कॉमन सा एग्जाम्पल पता रहता है, आपको नाम पता से समझ आ रहा होगा। यूनी मतलब कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनी मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहेवियर वाइज मतलब जो हमारा बिहेवियर है, या वो यूनिसेल्युलर का कॉम्प्लेक्स होगा कि मल्टीसेल्युलर का, क्या आंसर दोगे, यूनिसेल्युलर का एग्जांपल, यूनिसेल्युलर कॉम्प्लेक्स होगा कि मल्टीसेल्युलर, बाद में सोच के बता देना कमेंट पे, ठीक है। चलो यूनिसेल्युलर बेटा क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमीबा, क्या बात कर रहे हैं बेटा, अमीबा, ये क्या है, एक सेल है, ये अमीबा की एक सेल है, ठीक है। अब जो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म वो कौन सा है, अमीबा। अब मैंने बोला कि इसका फूड है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो बेटा आप सबको पता है, होना चाहिए कि आपका डाइजेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, सर्कुलेशन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। पर आप मुझे ये बताओ कि इसमें जब एक ही सेल है तो इसमें कैसे होगा, ठीक है। तो अब ये सुनो कि इसमें जो एक ही सेल है, ये सारे फंक्शन ये एक ही सेल करती है। वो अलग बात है कि जो ह्यूमन में होता है जिस तरह का, उस तरह का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत लोअर है, कहाँ आ रहा है, ये यूनिसेल्युलर में आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर सारे फंक्शंस यहाँ भी परफॉर्म होंगे। अगर ये सारे फंक्शन, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक्सक्रीशन, अगर ये सब यहाँ होगा नहीं तो बेटा इससे ऑर्गेनिज्म कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे ऑर्गेनिज्म। तो ये सब होना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि जो ये सारे प्रोसेसेस रहते हैं, ये सारे प्रोसेस कौन करता है, सिर्फ एक ही सेल करती है। कौन करती है, एक ही सेल करती है, क्योंकि जो अमीबा है वो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ही पैरामीशियम भी है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल सारे फंक्शन करेगी। मतलब जैसे मान लो कोई घर है, ठीक है, अब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे एक आप हो, आपकी सिस्टर है, आपकी 2-3 सिस्टर है, आपकी मम्मी है, ठीक है। अब आपकी जो सारी सिस्टर क्या करेंगी, अब आप घर का काम करोगे, सब में बांट के करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, कैसे करोगे, बांट के करोगे कि हाँ चलो आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। पर अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो सारा काम आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से जब एक सेल है तो सारा काम किसको करना पड़ेगा, सिर्फ एक सेल को करना पड़ेगा। तो आप क्या याद रखोगे कि जो कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है वो क्या होती है, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं बेटा मल्टी सेल्युलर की। मल्टी सेल्युलर में खुश हो जाओ, क्योंकि क्या होता है, जैसे सपोज आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, अब सब आपसे बड़े, आप सबसे छोटे, तो क्या करोगे, जितने बड़े लोग हैं वो सारा काम तो कर ही लेंगे, आपको कुछ करने को मिलेगा ही नहीं, कितने खुश हो गए आप। इसका मतलब कि जब यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, सपोज ये सेल का एक ग्रुप है,
ये सेल का एक ग्रुप है, ये सेल का एक ग्रुप है, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगी आपको सेल टिश्यू बनाता है एक्सेट्रा, वो अभी छोड़ दो। अभी आप क्या देखोगे, हमें यहाँ पर सेल का क्या मिल गया बेटा, देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये, आपको 3 ग्रुप मिल गए। अब सपोज ये डाइजेशन कर रहा है, ये रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, ये आपका एक्सक्रीशन कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाता है, आपके लेबर डिवाइड हो जाते हैं। क्या डिवाइड हो जाते हैं, लेबर, मतलब आपकी जो सेल्स हैं, देखो जैसे आपकी ये एक सेल है, जैसे आपकी ये एक सेल है, ये क्या करेगी, ये धीरे धीरे करके यहाँ पर आपका बनाएगी टिश्यू, टिश्यू आगे चल के आपका क्या बनाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन आगे चल के आपका क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम। देखो सेल से क्या बना, ये सेल है आपका और सेल ने क्या बना दिया, टिश्यू। तो आपको क्या समझ आया कि हमें तो ये पता ही है कि आप कुछ भी कर लो, आपके चाहे टिश्यू जाओ, चाहे मसल जाओ, चाहे ऑर्गन जाओ, कुछ भी जाओ, आपको बेसिक में क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, ठीक। तो सेल जब मॉडिफाइड होकर उसने सेल बनाया, टिश्यू बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, तो आपको क्या समझ आया कि जो हमारा सेल है वही आगे चल के सेपरेटली डिवाइड हो जाता है और सब अलग अलग फंक्शन करने लगते हैं। जैसे मैंने बोला एक ग्रुप रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, जैसे आप एक ग्रुप क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक ग्रुप एक्सक्रीशन करेगा, एक डाइजेशन करेगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें डिवाइड हो गई, मतलब किसी एक पे ज़्यादा लोड नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे पूरी बायोलॉजी पढ़ाने के लिए बोल दी जाए तो मुझ पर कितना ज़्यादा लोड होगा, पर अगर यही चीज़ डिफरेंट टीचर्स करेंगे सेपरेटली, जैसे कोई बॉटनी पढ़ाएगा, कोई जूलॉजी पढ़ाएगा, कोई जूलॉजी का ये वाला सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ाएगा, तो वो आपके लिए कितना अच्छा होगा, वो आपको अच्छे तरीके से बता भी पाएंगे और लोड भी नहीं होगा और आराम से सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, है ना। उसी तरह से क्या होता है सेल और टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन। इतना क्लियर हुआ, चलो ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी सेल्यूलर में 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका आता है ऑटोट्रॉफ, एक आता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटो मतलब खुद से, हेटेरो मतलब दूसरे पे। अब क्या रखना है, जैसे प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ बेटा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऑटोट्रॉफ मतलब कि जो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमारा खाना कौन प्रिपेयर करेगा, मम्मी, ठीक है, मम्मी का खाना कौन प्रिपेयर करेगा, वो खुद करेंगी। तो बेटा हम किसी पे जब डिपेंड होते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ। क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ। उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं क्या आपके ऑटोट्रॉफ, मतलब प्लांट को किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लांट को हल्के में मत लेना, प्लांट को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाता है, सब में बांटता भी है, ठीक है, हम खाते भी हैं और बांटते भी नहीं है ना। तो जो ऑटोट्रॉफ है वो कौन से होंगे, आपके प्लांट्स होंगे। और प्लांट्स को आप क्या पढ़ोगे, प्लांट्स को आप पढ़ोगे आगे जाके डाइवर्सिटी में, जो आपके बॉटनी वाला पार्ट है स्टार्टिंग का 11th का, उसमें आप पढ़ोगे डाइवर्सिटी में पूरे प्लांट्स एक्सेट्रा जो भी आएगा वहाँ पर, प्लांटी, एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, आप वहाँ पर पढ़ोगे प्लांट्स को। और एनिमल्स कहाँ पढ़ोगे आप, एनिमल्स आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में, मतलब जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है आपके एनिमल्स कितने तरीके के होते हैं, पहले कौन आया फिर कौन बना, कौन सी किसके स्पीशीज है, वो सब कहाँ पढ़ोगे आप, एनिमल में। इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले सेल था, सेल में प्रोकैरियोट आया, प्रोकैरियोट मॉडिफिकेशन होकर यूकैरियोट आया, फिर यूकैरियोट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक यूनिसेल्युलर एक मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कौन कौन से, एक बेटा हेटेरोट्रॉफ, एक ऑटोट्रॉफ। हेटेरो से याद रख लेना हम किसी और पे डिपेंड है खाने के लिए, और ऑटो से याद रखना प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। बाकी प्लांट के अंदर पूरा प्लांट किंगडम आएगी और एनिमल के अंदर एनिमल किंगडम आएगी, ठीक है। ये तो हो गया कि सेल ने आगे चल के क्या बनाया, ठीक है। अब सेल की बात करते हैं हम कि सेल किससे मिलकर बना है। बेटा जब आप सेल को ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखो आप जब सेल को ब्रेक करोगे तो आप सेल से पहले यहाँ कुछ बनता है, उसको हम बोलते हैं कोजरवेट्स। क्या बोलते हैं, कोजरवेट्स, मतलब कुछ ऐसा टाइम जब हमारा सेल जस्ट बनने वाला था, जैसे आपको फील आती है कि हाँ यार ये होने वाला है, तो होने से जस्ट पहले का टाइम, मतलब सेल बनने से जस्ट पहले की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोजरवेट्स। और आप जितनी भी चीज़ें देखो, जब आप पूरी बायोलॉजी पढ़ लोगे या आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको क्या समझ आएगा कि आपको 3 चीज़ें मिलेंगी हमेशा, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इनके अलावा मतलब जो 90% पार्ट है किसी भी चीज़ का, या आप बोल दो लिविंग ऑर्गन्स को, कौन कंटेन करता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। जब अभी आगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, प्लांट पढ़ोगे आप, तब आपको पता चल जाएगा किसका सबसे ज़्यादा रोल है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। बेटा गलती से भी मत भूलना, ठीक है, कि हमें 90% प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मतलब जब आप आगे जाओगे तो अगर आपको समझना है कि किससे मिलके बना है, तो आप आंसर में क्या बोल दोगे, जैसे मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है, आप बोलो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
मैंने बोला साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, समझ गए, चलो गुड। अब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो एक है ऑर्गेनिक मटेरियल, बेटा क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब ऑर्गेनिक किससे मिलकर बना है, इनऑर्गेनिक से ही बना है, और इनऑर्गेनिक किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। सो देखो फाइनली क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखो आप सोच भी नहीं सकते कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से हम एटम तक जा सकते हैं, कहाँ तक बेटा, एटम तक। देख रहे हो आप, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक बना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, देन कोजावेट, देन सेल। फिर आपको यहाँ की कहानी पता है, सेल से प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फिर यूनियो मल्टी सेल्यूलर, फिर सेल्यूलर से हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, प्लांट, एनिमल, ठीक। तो आपका इसका जो कंक्लूजन है, क्या समझना है कंक्लूजन में, याद रखो कि जितना भी हमारे यूनिवर्स है, या आप लिविंग ऑर्गन्स की बात करो, सेपरेटली लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलके बनी। कौन सा एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन से, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे ये चीज़ कि जो भी बना है इस अर्थ पे वो किससे मिलके बना है, 4 एटम से। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एटम से लेकर एनिमल तक की जो कहानी है वो एक्चुअली में क्या है, कौन सी चीज़ कैसे मिलके बनी, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो हम एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपका एटम बनेगा, एटम से आपको पता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको क्या 3 चीज़ का नाम बताया, हमेशा याद रखने के लिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। फिर इससे आगे चल के कोजावेट, देन आपका बन गया सेल, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन, तो पता है ये आप कम से कम 5 बहुत बार पढ़ लोगे अभी तक, जब आगे पढ़ोगे बहुत बार। अब ये डाइवर्सिटी में आएगा, फिर आप इवोल्यूशन में भी सेम चीज़ पढ़ोगे कि इवोल्यूशन में क्या हुआ, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बाकी सब कहानी तो पता चल गई है, एटम से लेके एनिमल तक की, बेटा कहाँ तक की, एनिमल तक की। चलो अब हम बात कर रहे हैं, ये आपको पता है कि एटम से चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको एटम से लेके एनिमल तक की कहानी पता चल गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एनिमल में एक्चुअली में बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको देखो ये पता है, एटम पता है, एटम से मॉलिक्यूल, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल में कौन आएगा बेटा, 3 इंपॉर्टेंट, लर्न कर लो कौन कौन से, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, भूलना नहीं है, भूलोगे तो बहुत पिटोगे। चलो ठीक है, इनने मिलकर आपको क्या बनाया है, ऑर्गेनल। ऑर्गेनल मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनल किसने बनाया, आपका मैक्रोमॉलिक्यूल ने। अब इसी ने आगे चल के क्या बना दिया बेटा, सेल बना दिया। अब ये सेल में पर्टिकुलर अभी नाम नहीं ले रही हूँ किसी भी सेल का, क्योंकि सेल आगे आपको टाइप्स बताऊंगी, ठीक है। सेल का नाम नहीं ले रही हूँ, इसलिए आप ये नहीं बोलोगे कि मैम ये कौन सी सेल है, ठीक है। क्या आपकी चिक सेल है, आपकी मसल सेल है, बोन सेल, चिक सेल है, मसल सेल है, बोन सेल है, कौन सेल है, आप ये नहीं बोलोगे, बच्चा आपको क्या पढ़ना है, सेल। चलो ठीक, ये आपकी सेल बन गई। देखो ये जो टिश्यू आपको दिख रहा है, इसमें आप ये देख पा रहे हो, ये सारी क्या है बेटा, ये सारी ना सेल्स हैं। क्या है ये, सेल्स है। मतलब इसी को हमने इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए। मतलब ये जो सेल है ना, इसी सेल का जो ग्रुप है, इसी से क्या बना है, ये टिश्यू बना है। और ऐसे ही टिश्यू इसके अंदर, ये कौन सा ऑर्गन है बेटा आपका, ये आपका ऑर्गन है स्टमक। क्या ऑर्गन है, स्टमक। तो ये स्टमक किससे बना है, स्टमक से बना है इस टिश्यू से। मतलब इस टिश्यू का ग्रुप, इस टिश्यू के बहुत सारे ग्रुप, मतलब जो ये एक दिख रहा है, ऐसे ही बहुत सारे किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर बोलती हूँ आपको, मैंने बोला प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आपका यहाँ पर आ जाता है C6H12O6। तो आप इसमें बोल सकते हो कि देखो मॉलिक्यूल कितने सारे हैं, एटम कितने सारे हैं, है तो ये लार्जर यूनिट मैक्रोमॉलिक्यूल है ये, पर इसके अंदर ये बहुत सारे होंगे। मतलब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बना है, उसमें जो छोटी वाली चीज़ है, बेस से पहले वाली बहुत, उसका ग्रुप होगा। जैसे टिश्यू बोला मैं, तो टिश्यू में किसका ग्रुप होगा, सेल का। ऑर्गन में किसका ग्रुप होगा, टिश्यूज़ का। ऑर्गन सिस्टम में किसका ग्रुप होगा बेटा, ऑर्गन का। जैसे मैं ऑर्गन का आपको एग्जाम्पल बता दूँ अच्छे से, देखो जैसे मैं आपको ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल बताऊं। चलो ऑर्गन सिस्टम आपको पता है कौन कौन से, चलो कुछ मत करो, 11th की फिजियोलॉजी के लास्ट में जाना, आपको मिलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। और 12th में आपको मिलेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब मुझे आप ये बताओ कि जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हो, जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हो तो क्या सिर्फ एक ही ऑर्गन की बात करते हो, सिर्फ किडनी की बात करते हो, किडनी आपको सारा एक्सक्रीशन करता है, ऐसा होता है क्या,
तो फिर अच्छा ऐसा बताओ, ऐसा क्यों बोलते हैं हम कि जॉइंटिस लीवर से होता है ना, दारू पीने से, सॉरी ड्रिंक करने से आपका लीवर ख़राब होता है ना, बहुत सारी चीज़ें। आपको क्या समझना है कि आपका सिंगल ऑर्गन कभी भी सिस्टम नहीं बनाएगा जब एक से ज़्यादा ऑर्गन साथ में परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं बोलूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या बोला मैंने, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीशन में कौन कौन रोल करेगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लीवर होता है, ये भी रोल करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी 2 किडनीज होंगी, ये भी रोल करेंगी। फिर आपका यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होगा, वो भी रोल करेगा। इसी तरह से जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम में जाओगे आपको क्या रोल करेगा, हार्ट लंग्स सारे आपका पूरा ब्लड हेल्प करेगा। तो जब भी एक से ज़्यादा ऑर्गन साथ में फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसे आप क्या बोलोगे, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलोगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम। तो याद हुआ, जल्दी आओ जल्दी। तो आप क्या बोलोगे, सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बना, टिश्यूज़ के ग्रुप से ऑर्गन बना, और ऑर्गन के ग्रुप से बेटा ऑर्गन सिस्टम। अब आपको बताने की जरूरत है कि ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे ही आपके यहाँ पर एक ऑर्गन सिस्टम, ऐसे ही जब आपके अलग बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ जाएंगे, जैसे मैंने बोल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम जोड़ दो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब इन सारे को हम जोड़ देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो आपको अब मेरे हिसाब से कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम एटम से पूरा इंसान कैसे बना सकते हैं, या सेल से पूरा इंसान या ह्यूमन कैसे बना सकते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम बोले कि आप वो बोलते हो ना कि एक सेल से कैसे बना टिश्यू, तो देखो जैसे मैंने बोला बोन क्या है, बोन हमारी बोन्स होती हैं। अब बोन किससे मिलके बनती है, बोन सेल से। किससे मिलके बनेगी, बोन सेल से। याद रखो, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। आप किसी भी ऑर्गन को या किसी भी हमारी बॉडी के पार्ट को तोड़ोगे आपको एंड में क्या मिलेगा, एंड में बेटा सेल ही मिलेगा, और सेल को जब तोड़ोगे तो आपको एटम मिलेगा। ठीक है, चलो इधर देखो ये स्टेम सेल है। स्टेम सेल आपको अभी नहीं पता होगी तो मैं बताती हूँ। स्टेम सेल क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, मानो जैसे ये क्या हुआ, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, मतलब ये मेल सेल है, जर्म सेल है, ये फीमेल जर्म सेल है। ठीक है, अब ये आगे फ्यूज़ होके क्या बनाती है, 2n बनाती है, मतलब यहाँ पर आप जायगोट बनाती है, और जायगोट आगे चल के डिवाइड होके क्या बना देता है, एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो में क्या होती है, कुछ सेल्स डिवाइड हो जाती है ऐसे, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा पार्ट होता है। आप डिटेल में इसको 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये वाली, हम इसको बोलते हैं बेटा स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। अब मैं स्टेम सेल की आपको बहुत ही खास प्रॉपर्टी बताती हूँ। कैसी, बहुत ही खास, ध्यान से सुनना। स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जो आपको आगे, हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन में आपकी पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन बना सकती है। क्या बना सकती है, हर एक ऑर्गन। स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जो अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को बना सकती है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे आपका पैर हो, चाहे आपका सर हो, कुछ भी हो, स्टेम सेल सब बना सकती है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा अचानक से कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक, मतलब ऐसा कैसे, है ना, तो ऐसा सोचने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ लो। अभी स्टेम सेल क्या बना सकती है, आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन बना सकती है। उसके पास कैपेसिटी होती है पूरा ऑर्गन फॉर्म करने की। आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो 12th में पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए, अब स्टेम सेल लिखिए। अब स्टेम सेल आगे मॉडिफाइड होकर क्या बना दिया, देखो न्यूरॉन। न्यूरॉन बेटा 9th में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। न्यूरॉन क्या होती है, आपका न्यूरॉन होता है एक नर्व सेल, मतलब जितनी भी हमारी पूरी नर्व्स हैं, पूरी नर्व्स की जो सबसे छोटी यूनिट है, जितने सारे नर्व्स को बनाया है वो क्या है बेटा, न्यूरॉन। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल ने क्या बनाता है, आरबीसीएस रेड ब्लड कार्पकल्स। ये आपका एंटेरोसाइट्स है जो आपके इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लास्टोसिल्स है जो जाइगोट से बनता है, ये आपका जाइगोट से बनता है आगे चल के, ये भी आपको 12th में पता चलेगा। ठीक है, ये फैट सेल्स होती है जहाँ पर फैट डिपॉजिट होगा, जैसे बोलते हैं ना एक्स्ट्रा फैट, कोई कितना मोटा है, ठीक है, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, तो वहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होगी, ये वाली एपिथेलियल सेल्स। आगे चल के टिश्यू बनाएगी, आपकी बुक में चैप्टर नेक्स्ट हम वहाँ पढ़ेंगे टिश्यू। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल,
कॉन्ड्रियोसाइट में याद रखो, यहाँ जब भी कार्टिलेज की बात होगी बेटा, किसकी, कार्टिलेज, कार्टिलेज के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्ड्रियोसाइट, कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रियोसाइट्स, बोन के लिए ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रियोसाइट और बोन्स के लिए ऑस्टियोसाइट, ठीक है। उसके बाद ये आपकी मसल सेल हैं, मतलब मसल्स है, ये किससे मिलके बनी, मसल सेल से, तो हमको ये समझ आता है सेल भले ही कोई सी भी हो, उन सब का शेप ज़रूरी नहीं है कि शेप सबका सेल कोई सी भी हो, ज़रूरी नहीं है कि उन सब का सेम शेप हो या फंक्शन सेम हो, है ना। वो आगे मॉडिफाइड होकर कुछ भी कर सकती है, चाहे वो पेट वाली सेल हो, चाहे दिमाग वाली सेल हो, चाहे स्किन वाली सेल हो, चाहे बोन वाली सेल हो, हर चीज़ में सेल पर कैसी डिफरेंट सेल्स, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल का साइज़ और शेप है सेल पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह है और क्या बनाएगी, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ बोरिंग, चलो अब थोड़ा सा कुछ बोरिंग पढ़ ले, ठीक है, ज़्यादा कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ते जाओ, सुनते जाइए, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल, बेटा क्या है ये, स्ट्रक्चरल स्टडी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कैसे, स्ट्रक्चर की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो एनिमल सेल होती है ओवल होती है और प्लांट सेल कुछ ऐसी होती है, तो अगर हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर की बात कर देंगे, इनके बीच में यहाँ न्यूक्लियस भी होगा, तो जब मैंने बोल दिया कि ये जो सेल है ये ओवल है, कौन सी सेल है, ये एनिमल सेल है, ये कौन सी सेल है, प्लांट सेल है, तो जब मैंने सिर्फ बोला स्ट्रक्चर की बात तो आपको क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो ये एनिमल सेल है ये अपने फूड के, ये मानो चलो ये हिट्रोट्रॉफ है, कैसी है बेटा, ये हिट्रोट्रॉफ, और ये कैसी है, ऑटोट्रॉफ, मतलब कि क्या है, ये अपना खाना खुद बनाती है और ये किसी और पे डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ क्या बात कर दी, फंक्शन की, जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन बोला आपको क्या याद आएगा, सेल बायोलॉजी, क्या याद आएगा, सेल बायोलॉजी। सिर्फ स्ट्रक्चर तो याद रखोगे, साइटोलॉजी, जैसे ही स्ट्रक्चर और फंक्शन साथ में तो आप क्या बोलोगे, सेल बायोलॉजी। इज दैट क्लियर, ओके गुड। चलो चलिए अब डॉक्टर जॉर्ज एमिल पलाडे, चलो अब हमें कुछ अपने पूर्वजों के बारे में भी जानना है ना, जानना तो पड़ेगा, क्या करें, पसंद नहीं है कोई बात नहीं, जान लो। चल देखो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, हर्टविग एंड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को तो सभी जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा कभी, अरे सुना होगा। चलो मैं बताती हूँ, क्लास 9th में जब हमारा चैप्टर है सेल, वहाँ पर हमें बता दिया जाता है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। चलो ठीक है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, मतलब इंडिया की साइटोलॉजी किसने दी थी, C.P. स्वानसन, C.P. स्वानसन। फादर ऑफ साइटोलॉजी है बेटा हर्टविग एंड रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है C.P. स्वानसन, और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है डॉक्टर A.K. शर्मा। क्या है, डॉक्टर A.K. शर्मा। वैसे ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं दी है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने माइंड में रिमाइंड रखना है आपको कि कुछ ऐसा ऐसा नाम था। आप इसको रटिफिकेशन में भी नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप एक लेवल थोड़ा सा अप करके चलोगे, है ना। चलो उसके बाद आपको सबसे क्या जाना है, अब तो जाना है सेल बायोलॉजी के फादर कौन है। सो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी है डॉक्टर जॉर्ज एमिल पलाडे, डॉक्टर जॉर्ज एमिल पलाडे। बेटा याद हुआ क्या, डॉक्टर जॉर्ज एमिल पलाडे। याद रखो, जो आपको बनना है वही आपकी क्या साइंटिस्ट, डॉक्टर बनना है ना बेटा, बनना है ना डॉक्टर, ठीक। तो क्या है, डॉक्टर जॉर्ज एमिल पलाडे। किसके फादर है, सेल बायोलॉजी के। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो सुंदर सुंदर कुछ देख रहे हो, चलो एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाओ, फिर से हम इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। चलो देखो अब क्या हुआ, हमने अपने पूर्वज पढ़ लिए, वो तो जो पूर्वज जो काम के नहीं थे, पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो आप सबको पता है पहले क्या आया, सेल आया। पहले क्या आया, पहले डिस्कवर हुआ सेल। सीक्वेंस मेरे साथ चलना, सीक्वेंस मेरे साथ याद रखोगे। सबसे पहले सेल आया, उसके बाद लिविंग सेल आया।
सबसे पहले सेल, उसके बाद लिविंग सेल, उसके बाद आया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, बाहर से हमने सेल को देख लिया, हमें नहीं पता था डेड है लिविंग है, वो हम बाद की बात है। अभी हमें कह रहे सिर्फ सेल। किसने डिस्कवर किया था, आपका रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, 1665 में किया था। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कौन आए थे, रॉबर्ट हुक। उसके बाद आपने ये देखा कि सेल कैसा है, लिविंग है, जिंदा है कि मरा है, कैसा है, जिंदा है। अब सेल का पता चल गया लिविंग है, अब हम उसके अंदर और झाँकेंगे, क्योंकि देखो साइंटिस्ट को तो चैन रहता नहीं है, उन्हें सब जानना है, सेल के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या कैसे चल रहा है, सब जानना है, इसलिए हमें पढ़ना भी पड़ता है। तो जैसे ही लिविंग सेल देखा, उसके बाद एक और नए साइंटिस्ट आ गए, उनने क्या डिस्कवर कर दिया, न्यूक्लियस। उनने बोला ऐसा कुछ है जो पूरी सेल की एक्टिविटी को एक इंसान मेंटेन कर रहा है, पूरी सेल की एक्टिविटी को एक इंसान मेंटेन कर रहा है। उसको उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ हमें मिला, उसको उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखोगे, पहले रॉबर्ट हुक आए, फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। बेटा कौन से, सबसे पहले रॉबर्ट हुक, फिर एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, फिर रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले सेल देखा, फिर लिविंग देखा, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस देखा। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद देखो न्यूक्लियस के बाद, उसके बाद हमने दी थी सेल थ्योरी। थ्योरी का मतलब हम ऐसा कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि हाँ इसके बारे में हमें ये लगता है, वो होती है सेल थ्योरी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखो कि माल्थियस श्लीडेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनने दी थी प्लांट के लिए, और थियोडर श्वेन नाम के इंसान थे जिनने दी थी एनिमल के लिए। ठीक है, प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। माल्थियस श्लीडेन ने क्या दी थी, प्लांट के लिए। अब प्लांट की बात है तो समझो वो बॉटनिस्ट होंगे, याद रखना कैसे, बॉटनिस्ट है कौन, श्लीडेन क्या है, बॉटनिस्ट। और जो यहाँ पर ये स्वान है ना, थियोडर स्वान, अब इन एनिमल के दिए तो आपको दिमाग लगा लेना है, कैसे है, जूलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था पुरकिंजी, इनने बताया था प्रोटोप्लाज्म। क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्म। अभी ये सब सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लोगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग क्या होता है, आप डिटेल में सीखोगे अभी, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर से एक और साइंटिस्ट आ गए थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ क्यों नहीं बताया, मैं क्यों पीछे रहूँ। ठीक है, तो एक आए थे साइंटिस्ट क्या, रुडोल्फ विर्को। कौन से आए थे बेटा, रुडोल्फ विर्को। इन्होंने बताया कि जो भी नई सेल है, मतलब सपोज ये एक सेल है, ये किससे बनी होगी, ये कहीं ना कहीं किसी और सेल से बनी होगी, किसी ना किसी, ये जो सेल है किसी से बनी होगी, पीछे इसकी एक सेल होगी जो डिवाइड होकर जिसने इसको बनाया होगा। मतलब अगर ये डिवाइड होकर आगे एक और सेल बना रही है, दो सेल बना रही है, तो हमें ये समझ आएगा कि जो ये सेल बनी है ये किसी न किसी पुरानी सेल से बनी है ना। मतलब जैसे हम हैं, हम किससे बने, हमारे पेरेंट्स से बने, और जो हमारे पेरेंट्स वो किससे बने, उनके पेरेंट्स से बने। ऐसा कोई इंसान है कि जो बिना पेरेंट्स से बना हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो भी ह्यूमन है, ये जो भी सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो पहले है उन्हीं से अब आगे जनरेशन बन रही है। क्लियर हुआ? तो अब क्या याद रखो, सबसे पहले कौन आया, रॉबर्ट हुक। कब आया था आपको ये भी याद रखना है, 1665। कब आए थे बेटा, 1665। उसके बाद ल्यूवेनहॉक कब आए थे, 1674। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए थे 1831। श्लीडेन आए थे 1838। श्लीडेन कब आए थे, 1838। बट ये दोनों जो साइंटिस्ट थे ना, ये दोनों साथ साथ में आए थे, दोनों दोस्त थे, साथ साथ में आ गए। उन्होंने कहा तुम कुछ बता दो, हम भी कुछ बता देते। उनने बता दिया एनिमल के लिए सेल थ्योरी, इनने बता दिया आपका क्या, प्रोटोप्लाज्म। इसलिए दोनों देखो सेम सन में आए थे, 39। देखो ये पुरकिंजी है, ये श्वान है। ठीक है, लास्ट में बेचारे अकेले बच गए, ये आए थे 1855 में। ठीक है, एक बार फिर से देखो, चलो एक बार फिर से देखो, हम यहाँ से बात करें। सबसे पहले आए आपके रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कौन आया आपके, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, 1665 में सेल डिस्कवर की थी। फिर 1674 में लिविंग सेल डिस्कवर हुई थी, किसने की थी, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर माल्थियस श्लीडेन आए थे, इनने क्या दी थी, यहाँ पर याद रखो सेल थ्योरी। क्या याद रखोगे आप याद रखोगे सेल थ्योरी, किसके लिए, प्लांट के लिए। थियोडर श्वान ने की थी 1839 में एनिमल के लिए। उसके बाद इनके दोस्त आ गए थे पुरकिंजी, इनने की थी 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी। और लास्ट में बचे रुडोल्फ विर्को, इनने कर दिया था 1855 में प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आपको इस साइंटिस्ट का सीक्वेंस याद रखना है विथ सन, है ना, किसने कब डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था, किसने किया था, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको नॉर्मल रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे और इम्पॉर्टेंट है।
सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन के बेसिस पे आपको सब याद रहेगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो अब स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर है बेटा, मैं लोड तो ज़्यादा दूंगी नहीं, है ना, ठीक है। आज के लिए इतना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अब इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना, कि किस में दिया था, क्या क्या दिया था, फिर इनका आगे क्या हुआ, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, फिर हम सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जैसा कि आपने कंटेंट में देखा। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपको साथ में पढ़ते चलना है, विथ एनसीईआरटी को रिवीजन करना है बहुत सारे टाइम, क्योंकि आपको पता है नीट वालों के लिए कौन है, ब्रह्मा, एनसीईआरटी, है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच। पर जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और जितने भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके डाउट्स होंगे वो आपको उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, जैसे ही आपके डाउट्स आएंगे उसके साथ साथ मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आपको सारी वीडियो की अपडेट्स चाहिए तो क्या करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।